हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पार्ट नंबर 5 में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बच्चे लोगों का मानना है कि यार ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है। इनफैक्ट ये सच में हार्ड है, लेकिन मैं इसको सिंपल बना दूंगा क्योंकि बच्चों को चलती नहीं पता इसमें लिखना क्या है, प्रेजेंटेशन क्या देनी है। और ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है हमारा, व्हेन डिबेंचर्स इशूड, व्हेन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। दोस्तों टॉपिक का नाम क्या है, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर ये क्या होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी? चिंता मत करो, आपको सब कुछ बताऊंगा, चिंता नहीं करनी। आप एक काम करो, पहले ना मेरे से समझो ये होता क्या है, कोलेट्रल सिक्योरिटी होता क्या है, एक डायग्राम के थ्रू समझो। वही मेरी कंपनी है विनोद सिंगला क्लासेस, और ये आप हो। कौन हो ये? आप हो, ये आप हो। आपने मेरी कंपनी को लोन दिया, कितना रुपए का लोन दिया? से 5 लाख रुपए का आपने मेरी कंपनी को लोन दिया। आपने मेरी कंपनी को 5 लाख रुपए का लोन दिया है। आपने मेरी कंपनी को दोस्तों 5 लाख रुपए का लोन दिया है। बदले में मेरी कंपनी आपको क्या देगी? सर मेरी कंपनी फिर देखो, आपने लोन दिया है तो मेरी कंपनी फिर आपको आने वाले टाइम में पैसा वापस कर देगी। भाई फिलहाल तो मैं आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दूंगा, एक कागज़ का टुकड़ा दूंगा, उस पर लिखा रहेगा मैंने आपसे लोन लिया, इतने % से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, ये वजह है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म सारी बातें लिखी रहती हैं। ऐसे ही होता था अभी तक। यस सर। अब कंपनी आपको पे करेगी। अब कंपनी आपको कुछ भी पे कर सकती है, देने को आपको कैश दे सकती है, मतलब वापस जब पेमेंट करेगी कभी ना कभी इन फ्यूचर आपको बैंक से पेमेंट कर सकती है। आपको कुछ भी, मतलब कंपनी जैसा मन करे कंपनी कुछ भी पे कर सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको कुछ पे नहीं करती है। फिलहाल के लिए आपको कुछ पे नहीं करती है, फिलहाल के लिए कुछ पे नहीं करती है। उससे वादा करती है मैं भविष्य में आपको कैश दे दूंगी, आपको बैंक से पेमेंट कर दूंगी, आपको इतने % आपको ब्याज दूंगी, हर 6 महीने में दूंगी, बहुत सारी बातें कहती है, सपने दिखाती है, सपने। लेकिन इसको भैया विश्वास नहीं हो रहा, यार ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। मुझे फिलहाल तो यार एक काम कर, अपने कुछ असेट्स पे ना एक सिक्योरिटी रखवा ले, अपने कुछ असेट्स पे ना एक मतलब कोलेट्रल रखवा दे। कोलेट्रल मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे पास ना गिरवी रखवा दे। गिरवी मेरे पास, गिरवी कैसे लिखते हैं यार, ऐसे लिखते हैं ना आई थिंक। मेरे पास कुछ गिरवी रखवा दे, मैंने गलत लिखा होगा तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। मेरे पास कुछ चीज़ें ना गिरवी रखवा दे, कुछ भी रखवा दो, कुछ भी गिरवी। तो विनोद सिंगला क्लासेस कह रहा है इस पर्सन को, इसका नाम है, मान लो इसका नाम है मोहन, इसका नाम है मोहन। तो कंपनी कह रही है मोहन से, यार मेरे पास तो भैया रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बस एक कार है, मेरे पास तो बस एक कार है। वो भी कार ऐसी है, छोटी सी वैगनार है, मान लीजिए वैगनार है, या मेरे पास ऑल्टो ऐसा कुछ मान लो, वो भी 2 साल चली हुई है। तो ये कह रहा है मोहन कोई बात नहीं, इस वाली कार को मेरे पास रखवा दे गिरवी। अब ये वाली कार इसके पास दोस्तों आ चुकी है, वाली कार अब इसके पास आ चुकी है, लेकिन अभी भी मोहन संतुष्ट नहीं है। मोहन कह रहा है कि नहीं यार भाई, नहीं यार विनोद सिंगला भाई ऐसा नहीं, तो कुछ और भी रखवा। अब विनोद सिंगला कह रहा है भाई मेरे पास कुछ नहीं, बस मशीनों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। कार थी, कार तो ले गया भाई, मेरे पास वो मशीनें रखी हैं। तो मोहन कह रहा है विनोद से कि कोई दिक्कत नहीं भाई, तो एक काम कर, मतलब मेरे पास ना एक मशीन ये भी रखवा दे, मतलब एक और रखवा दे। मतलब पहले कार रखवाई, इसमें मोहन को संतुष्टि नहीं हुई, फिर बोल रहा है मोहन विनोद सिंगला को कि कुछ और रखवा, तो फिर मैंने मशीन भी रखवा दी। मतलब पहले नंबर पे मैंने ये रखवाया, सेकंड नंबर पे ये रखवाया। अब एक बात याद रखना, जो पहले नंबर पर जो मैंने चीज़ें रखवाई हैं, गिरवी रखवाई, जो पहले नंबर पर रखवाई दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम सिक्योरिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम सिक्योरिटी। मैंने पहले रखवाई प्राइम सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्राइम सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि एक तरीके से गिरवी रखवाई है मैंने। गिरवी रखवाने का मतलब होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी के तौर पर मैंने अपनी कार रखवा दी। उसके बाद मोहन संतुष्ट नहीं हुआ था, मोहन ने बोला विनोद सिंगला से कुछ और रखवा। फिर मैंने सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर मैंने ये मशीन भी रखवा दी थी। इसी सेकंड सिक्योरिटी का जो दूसरा नाम है, घर का नाम है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसी को बोलते हैं हम लोग कोलेट्रल, क्या बोलते हैं इसको? कोलेट्रल सिक्योरिटी बोलते हैं हम लोग, कोलेट्रल, TERAL, कोलेट्रल सिक्योरिटी हम लोग बोलते हैं। पेन दोस्तों चल नहीं रहा, पेन खत्म हो चुका है हमारा भी ये, ठीक है। तो सेकंड सिक्योरिटी बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। मजे की बात ये, जो हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है, ये हमारी सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, इस पर हम लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता, इस पर हम लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। नो इंटरेस्ट टू बी पेड। दोस्तों पेन खत्म होने वाला है वाला, हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना पड़ता, याद रखोगे? यस सर। तो सर जो हमारी प्राइम सिक्योरिटी, इस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है। यस, प्राइम सिक्योरिटी एक तरीके से वही है, जैसे कि मान लीजिए कूपन रेट लग गया 9% या लग गया 10% या कुछ भी लग गया दोस्तों, इस पर तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही होता है। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, बात हमें पूरी की पूरी समझ में आ गई है। बस ये याद रखना, प्राइम सिक्योरिटी आप इंटरेस्ट पे करते हो, लेकिन सेकेंड सिक्योरिटी आप लोग कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हो। अब यहाँ पर चीज़ें 2 तरीके से हो सकती हैं गाइस। अभी ना बैक एंड पे शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर शादियाँ वगैरह हो रही हैं, तो ना वो जो सॉन्ग है वीडियो में आ जाएगा यार, कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैं भी वीडियो को रोक रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग कर रहे हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। थोड़ी सी थ्योरी और देखो, इसमें हुआ क्या था
कि कंपनी ने 5 लाख रुपए का मोहन से लोन लिया था। अब ये मोहन एक आम आदमी भी हो सकता है और मोहन ये एक कोई कंपनी भी हो सकती है, मतलब ये एक बैंक भी हो सकता है। लोन लिया और कंपनी ने कुछ रखवाई प्राइम सिक्योरिटी, कुछ रखवाई सेकेंडरी। प्राइम सिक्योरिटी को हम लोग दोस्तों प्रिंसिपल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। प्राइम मतलब प्रिंसिपल, इसका सेकंड नाम क्या है, यहाँ लिख लो। प्राइम मतलब क्या है हमारा, प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्राइम मतलब क्या हमारे यहाँ पर, प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और दोस्तों एक बात और, जो हम लोगों ने यहाँ पर रखवाई सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसका तीसरा नाम भी है, तीसरा नाम भी है। सेकेंडरी सिक्योरिटी का दूसरा नाम क्या है, कोलेटरल, और तीसरा नाम क्या है, इसका तीसरा नाम है सब्सिडरी, सब्सिडरी सिक्योरिटी। हमारे 3 नाम है सेकेंडरी के, सेकेंडरी, कोलेटरल या सब्सिडरी सिक्योरिटी, ठीक है ना। बाकी और कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग ये काम कर लेते हैं। मैं आपको इस एक बात और सिखा देता हूँ कि होता क्या है। ये हमारी विनोद सिंगला क्लासेस कंपनी है, ये एक बैंक है, ये एक अदर कंपनी है। इसे लोन दिया। अब होता क्या है, कंपनी आपको 2 बार में पेमेंट करेगी। 2 तरीके से कर सकती है, या तो आपको पेमेंट करेगी लमसम एक ही बार में कर देगी, या तो आपको लमसम एक ही बार में पेमेंट कर देगी, या आपको पेमेंट करेगी इंस्टॉलमेंट पे, या आपको पेमेंट करेगी इंस्टॉलमेंट पे। क्या बात समझ में आ रही है, सर बात समझ में आ रही है। या तो लमसम करेगी या इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देगी। होगा क्या, मान लीजिए जैसे ही आपकी लास्ट आपकी किस्त खत्म हो जाएगी, मान लो आपकी कई बार किस्त बननी है, 1 2 3 4 5 किस्त बननी है, पे कर दी, पे कर दी, पे कर दी, पे कर दी। जैसे आपने यहाँ तक पे कर दी, ये वाली पे कर दी, तो होगा क्या, आपने सारा पैसा इसके पास वापस पहुंचा दिया। कितने रुपए लिए थे आपने, मान लीजिए 5 लाख रुपए लिए थे, और 5 लाख की 5 लाख आपने पेमेंट कई सारी किस्तों में कर दी। तो होगा क्या, आपके पास मेरी कंपनी का क्या रखा होगा, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट रखा होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट रखा होगा। अब ये आपसे हट जाएगा और ये सर्टिफिकेट हट के कहाँ पर आ जाएगा, मेरे पास वापस आ जाएगा। अब वो आपसे हट जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा। या तो आप वहीं से कैंसिल आउट कर दोगे, वहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दोगे, तो मतलब वहाँ से आपको कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास वापस वो आ जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस है कि ऐसा नहीं कि कंपनी आपको पूरी पेमेंट कर देगी तो उसके बाद भी आपके पास सबूत रहेगा कि हाँ मैंने लोन दे रखा है। भैया नहीं, अगर मैंने पूरी पेमेंट कर दी तो वो आपको मैं कैंसिल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसका मतलब ये कि अब मैंने आपको सारी पेमेंट कर दी है, तेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है, तू मतलब मेरे ऊपर अब फ्यूचर में कोई केस नहीं कर सकता कि यार तुमने लोन दिया था और मैंने पेमेंट नहीं करी। भैया तेरे को पूरी पेमेंट कर चुका हूँ, तो तेरे पास अब कोई मेरे नाम का डिबेंचर नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। अभी आपको सिखाऊंगा कि इसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार ये वाला, कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो अभी करना क्या, आपको ये पढ़ना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। समटाइम्स व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम सम अदर पार्टी, किसी पर्सन से, द कंपनी मे हैव टू इशू डिबेंचर्स एज अ सब्सिडरी सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी, या तीसरा नाम क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी हम लोग बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जो हम लोग सबसे पहले हम लोग इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मतलब होता है कि पहले जो आप लोगों ने प्राइम सिक्योरिटी इशू करी है, मतलब प्रिंसिपल सिक्योरिटी इशू करी है, उसके अलावा आप लोग सेकेंडरी सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हो, और आप सब्सिडरी सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हो, और आप कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मतलब प्राइम सिक्योरिटी। कहने का मतलब दोस्तों कुछ नहीं है यार, ये बहुत सारे नाम हो गए बस, कि कहने का मतलब है कि आप लोग प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा, मतलब प्राइम सिक्योरिटी के अलावा आप लोग सेकेंडरी सिक्योरिटी भी इश्यू कर सकते हो। अगर आपका ये वाला पैसा कम पड़ जाता है, तो कार वाला पैसा कम पड़ जाएगा, तो आप लोगों को मशीन इश्यू करनी ही पड़ेगी। मजे की बात ये, द बैंक और द अदर पर्सन्स टू whom such debentures are issued as a collateral security will not be entitled to any interest ऑन दीज डिबेंचर्स। मतलब ये है कि आप लोगों ने जो सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करी है, इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करोगे। दे आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल लोन एडवांस्ड बाय देम। आप लोगों ने जो सिर्फ लोन दे रखा है ना 5 लाख रुपए का, आप सिर्फ इस वाले लोन पर ही आप लोग मेरे से इंटरेस्ट लोगे और किसी पर नहीं लोगे। If a default is made either in the payment of interest or in the payment of principal debt, the lender will first realize in इट्स डेट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। मान लीजिए अगर मैं कुछ पैसा वगैरह नहीं दे पाता हूँ, आपको ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग पहले मेरी कार को बिकवाओगे, और बाद में अगर तुम्हारा पास पैसा तुम्हें और चाहिए तो आप लोग फिर बाद में मेरी मशीन को बिकवाओगे। मतलब पहले मेरी प्राइम सिक्योरिटी को बिकवाओगे, फिर बाद में आप लोग मेरी सेकेंडरी सिक्योरिटी को बिकवाओगे। और कुछ नहीं है, आप हमारे सारे के सारे पैसे को ना आप लोग क्लेम कर सकते हो। कुल मिलाकर ये है। उसके बाद कह रहा है कि अगर आप कंपनी ने सारी की सारी फाइनल पेमेंट कर दी, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, लोन की सारी पेमेंट कर दी, तो कंपनी क्या करेगी, आपसे वापस ले लेगी, अपने डिबेंचर को वापस ले लेगी। और हम लोग जब एंट्रीज करते हैं इस टाइप में किस तरीके से एंट्री होने वाली है, हम लोग 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमारे 2 मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। वो कंपनी के अकाउंटेंट के ऊपर वो कौन सा मेथड लगाना चाहता है, फर्स्ट या सेकंड। वैसे प्रैक्टिकली जो
पेपर में आपको करके आना है, वो लगा आना है सेकेंडरी मेथड। सेकंड वाला मेथड आपको यूज़ में लेकर आना है। मेरा काम दोनों बताने का, तो मैं आपको दोनों ही बताऊँगा। तो फटाफट से काम करो, अब जल्दी से आ जाओ आप लोग मेरे साथ साथ, पेज पलटो और यहाँ पर लिखो। अब आपको सिखाऊंगा मेन पार्ट। आपको जो अकाउंटिंग पार्ट करना है ना, वो थ्योरी पार्ट तुम्हारा हो गया। अब लिखो मेन पार्ट। सबसे पहले लिखो आप लोग यहाँ पर कि हम लोग जब एंट्री करते हैं, एक हम लोग कर सकते हैं या तो फर्स्ट मेथड से, या हम लोग करेंगे सेकंड मेथड से। एंट्री हम लोग दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वो क्वेश्चन बताएगा फर्स्ट से करनी है, सेकंड से करनी है। सर क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि हमें किस मेथड से करना है, तो हम एंट्री किस मेथड से करेंगे। आपको लगाना है सेकंड मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। अब तुम्हें करना क्या है, एंट्री कौन सी करनी है, फर्स्ट वाले मेथड में। तो आप लोग फटाफट से मेरे साथ लिखो। एंट्री करनी है सिंपल, लोन लेने की एंट्री करनी है आपको बस। आपने लोन लिया, एंट्री कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तो एंट्री करते हो। लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बस आपको सेम यही एंट्री आपको अब करके दिखानी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बस ये एंट्री करनी है। बस फर्स्ट वाले मेथड में आपको लोन लेने की एंट्री करनी होती है, और कुछ नहीं करना, और कुछ करना ही नहीं है। सेकंड वाले मेथड में आपको लोन लेने की एंट्री तो करनी करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपने जो लोन लिया वो तो एंट्री करनी ही करनी है। साथ ही साथ अगर आपने कुछ सिक्योरिटी वगैरह रखवा रखी सामने वाले को, आपको उसकी भी एंट्री करके दिखानी होती है। अब वो एंट्री कैसे हो रही, कोलेटरल की आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको बाद में बताऊंगा कि ये एंट्री मतलब मैंने किस तरीके से करी है और उसके पीछे की वजह क्या है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मैंने जो एंट्री करने वाला हूँ, अब ये एंट्री मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, क्या वजह, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। आपको बताऊंगा क्वेश्चन कराते कराते कि ये एंट्री मैंने क्यों करी है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, आपका जो भी परसेंटेज डिबेंचर होगा आप लोग उसको लगा देना। बस ये दो एंट्री करनी है आपको सेकंड वाले मेथड में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, क्वेश्चन साइलेंट है, आपको सेकंड वाला मेथड ही आपको लगाना। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो आपको उस केस में सेकंड वाला मेथड ही, ये वाला ऑप्ट करना है। मतलब ये वाला मेथड ही आपको लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो सर कहने का मतलब ये है कि ये वाली एंट्री जो कोलेटरल वाली, इसी वाले केस में करनी है। हाँ, आपको इसी वाले केस में करनी है। इस वाले केस में आपको कोलेटरल की एंट्री नहीं करनी। नो कोलेटरल एंट्री रिक्वायर्ड इन दिस केस, इन दिस केस। याद रखोगे? यस सर। पेन सर खत्म हो गया आपका, बिल्कुल ही सर। अब आप यूज़ मत करो, ठीक है भाई। इसको मैं फेंक देता हूँ, मैंने फेंक दिया इसको, ठीक है। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन के सारे कराऊंगा, लेकिन अभी साथ साथ आपको एक काम करना है। जब मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, तो साथ ही साथ आप लोग मेरे से ना बैलेंस शीट भी सीख लो कि हम लोग इन सभी को बैलेंस शीट में प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हम लोग इनको बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप लोग पहले ना एक चीज़ ये सीखो कि डिबेंचर को हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं। कोलेटरल तो बाद में प्रेजेंट करना सिखाऊंगा, पहले ये सीखो डिबेंचर को कैसे करते हैं। डिबेंचर मतलब क्या, एक तरीके से सर लोन। तो इसमें ना काफ़ी सारे केस बनेंगे, काफ़ी सारे क्या, 3 ही केस बनेंगे। लिखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का पार्ट है, तो दिमाग में रखना इस वाले बात को। लिखो, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस तरीके से हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ लिखिए ए पॉइंट पर पहले केस बनाओ। पहला केस है हमारा केस 1। लिखो केस 1। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर लोन लिया है, यहाँ पर आप लोग लोन लिया है 1/4/2023 को आप लोगों ने लोन लिया है, और आप कह रहे हो कि मैं 5 साल बाद पेमेंट करूँगा, 5 साल बाद पेमेंट करूँगा। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 साल बाद पेमेंट करोगे। मान के चलो आप करने वाले हो 31 मार्च 2028 को आप लोग पेमेंट करने वाले हो। आप लोग 31 मार्च 2028 को पेमेंट करने वाले हो। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये आप लोगों का क्या है, ये जो लोन लिया आप लोगों ने, मान लीजिए 5 लाख रुपये आप लोगों ने लोन लिया, 5 लाख रुपये का लोन लिया आप लोगों ने। ये 5 लाख रुपये मेरा क्या है, ये मेरा दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन। क्या है मेरा, ये लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन मतलब होता है कि मेरे जो मैंने ये बोरो करा ना, पैसे बोरो करा, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। क्या है मेरा, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है मेरा। ये लंबे समय के लिए मैंने पैसा ले लिया। तो ऐसे अमाउंट को हम लोग कहाँ पर शो करते हैं, तो इसके लिए आपको ना बैलेंस शीट बनानी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013, ये आप लोगों को जो बैलेंस शीट करनी है, ये आपको ना वर्टिकल शेप में करनी है। किस में करनी है, वर्टिकल शेप में करनी है, वर्टिकल शेप में करनी है आपको, ठीक है ना। बैलेंस शीट बनानी है। अब होता क्या है कि बच्चों को पता नहीं है वर्टिकल शेप क्या होती है। आपको चिंता नहीं करनी, आपको मैं एक बैलेंस शीट वाला प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट वाला प्रॉपर एक पार्ट कराऊंगा, जहाँ पर आपको बैलेंस शीट प्रेजेंट करना सिखाऊंगा। वहाँ पर बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं। अभी मैं आपको एक पार्ट बैलेंस शीट सिखाऊंगा, पार्ट मतलब आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज पार्ट बैलेंस शीट। मतलब सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होगा इस वाले का पार्ट होगा बस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का। तो आपको ये सिखाऊंगा बस। तो लिखो
ए, पहले हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या लिखते हैं हम लोग? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आपको लिखना है नंबर 1 पॉइंट बनाकर, इसमें लिखना है आपको नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या लिखना है आपको? नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आपको बनाना है छोटा वाला ए, ये बड़ा वाला ए, ये छोटा वाला ए, ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए। स्मॉल ए के अंदर आपको लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। क्या लिखना है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। दोस्तों याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि पेमेंट मुझे इस साल करनी नहीं, 1 साल के अंदर करनी नहीं, आपको काफ़ी सालों बाद जाके पेमेंट करनी है, बहुत सालों बाद करनी है, इसका मतलब ये है ये मेरी कौन सी बोरोविंग है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। ये मेरी कौन सी बोरोविंग है? ये मेरी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं आपको और 2 केस और सिखाता हूँ जहाँ पर आपको चलेगी पता कि कभी कभार ये मेरा लॉन्ग टर्म बोरोविंग नहीं होता, ये मेरा शॉर्ट टर्म बोरोविंग हो जाता है। केस 2 केस 2 में क्या होने वाला है? मुझे आप लोग एक बात बताओ, मान लीजिए सेम ये मेरा 1 साल का बना रखा है मैंने, 1/4/2023 से ख़त्म होगा हमारा 31 मार्च 2024 को। ये 1 साल का बनाया मैंने, बाकी लंबे सालों के लिए बना ही नहीं रहा, 1 2 3 ऐसा कई सारे साल बना ही नहीं रहा। मान के चलो ये आपका 1 साल है और आप लोग जो पेमेंट कर रहे हो लोन की, आप पार्ट पेमेंट करते हो, मतलब इंस्टॉलमेंट में करते हो, और कुछ अमाउंट आपको ऐसा पे करना है जो कि आपको बीच में कहीं यहाँ पर मान लीजिए आपको 31 दिसंबर को पे करना है, मतलब 3 महीने पहले पे करना है यहाँ पर। तो चाहे भले ही वो लंबे समय के लिए लोन था, लॉन्ग टर्म बोरोविंग था, लेकिन आज दोस्तों हमारा यहाँ पर आज हमारा क्या बन गया है? वो आज यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म बोरोविंग बन जाएगा मेरा। आज मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? शॉर्ट टर्म मेरा आज यहाँ पर बोरोविंग बन जाएगा। इसका मतलब ये ऐसी मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है जो आपको पेमेंट तो बाद में करनी थी, लेकिन आज उसकी डेट आ चुकी है हमारी, आज इंस्टॉलमेंट की हमारी डेट आ चुकी है, तो वो वाला अमाउंट पार्ट अमाउंट मेरा क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोविंग। अब इसको कैसे शो करते हैं, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में, आप लोग वो भी सीख लीजिए। प्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, वही हम लोग लिखते हैं पहले ए में हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ए के अंदर आपको लिखना है नंबर 1, नंबर क्या लिखना है? इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, तो ये जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटी में, ये हमारा कहाँ जाएगा? करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर हमारा करंट लाइबिलिटी के अंदर जाएगा हमारा एक छोटा वाला ए बनेगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग। क्या बनेगा दोस्तों? हमारा शॉर्ट टर्म बोरोविंग। क्या बात समझ में आ रही है? इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर करंट लाइबिलिटी के अंदर जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ध्यान से देखना, करंट लाइबिलिटी, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? करंट लाइबिलिटी। और पहले मैंने क्या लिखा था दोस्तों? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अभी भूलना मत, अभी 1 पॉइंट अभी और कराने वाला हूँ, 1 पॉइंट और कराऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। केस नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट केस नंबर 3। इसमें क्या होने वाला है? केस नंबर 3 में होता क्या है, मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए बनाया ये, ठीक है ना, 1/4/2023 से ही बनाया मैंने, खत्म हमारा 31 मार्च 2024 को ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं। होता क्या है, कुछ पेमेंट आपको ऐसी करनी होती है जो आपको करनी तो 1 साल के बाद है, करनी तो आपको 1 साल के बाद ही है, मतलब 1 साल के यहाँ पर क्लोजिंग में करनी थी, लेकिन उसको आज कुछ लोग आज ही मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ना आज मतलब बीच में कहीं पेमेंट करनी पड़ रही है, मतलब पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है, लास्ट में करनी है, ईयर एंड पे ही करनी है, ईयर एंड पे ही करनी है, लेकिन कुछ लोग आपसे बीच में आके आज ही पैसा मांग लेते हैं। तो ऐसी मतलब ये आपका लॉन्ग टर्म जो डेट था, इसकी जो आपको पेमेंट करनी है, उसकी जो मैच्योरिटी करनी है ना, बीच में कभी करनी पड़ रही है आपको, ऐसा मान के चलते हैं बीच में आपको करनी पड़ रही है, तो इसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? करंट मैच्योरिटी बोलते हैं इसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं हम लोग करंट मैच्योरिटीज़। एकदम से पता नहीं थी हमें, लेकिन हमें ये मैच्योरिटीज़, करंट मैच्योरिटीज़, आपको करंट में मैच्योर करना पड़ रहा है ये ऑफ, लेकिन हमारा था क्या, ये लॉन्ग टर्म लोन था ये, और लॉन्ग टर्म डेट था, ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स की मुझे आज अर्जेंट पेमेंट करनी पड़ रही है। देखो एक होता है मुझे पहले से मालूम है कि मुझे यहीं पे पेमेंट करनी है, तो मेरी क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। देखो यहाँ पर भी वही था, ईयर एंड में आपको पेमेंट करनी थी, ईयर एंड पे करनी थी, लेकिन बीच में मुझे मालूम है कि यहाँ पर पेमेंट करनी है, मतलब यहाँ पर मालूम है मेरा ईयर एंड यहाँ पर होता है, लेकिन ये पता है आपको कि यहाँ पर डेट मालूम है, आपको 3 महीने पहले ही करनी है, पहले ही मालूम है, मुझे यहीं पे मालूम है, तो मेरी शॉर्ट टर्म बोरोविंग है। और आपको यहाँ पर मालूम ही नहीं है कि पेमेंट कब करनी है, बस आपको ये पता है मुझे पेमेंट ईयर एंड पे करनी है, लेकिन बीच में कुछ लोग मांगने आ जाते हैं कि सर मुझे दे दो ना, आज दे दो, आज दे, ज़रूरत है, तो ठीक है भैया ले जा। तो ये होगी हमारी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? इसको सिंपल है, वही पहले बनेगा आपका ए नंबर का, वही इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर बनाओगे एक पहले नंबर का, ये किसका है, करंट मैच्योरिटी, तो करंट लाइबिलिटी का पॉइंट है ये, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये करंट लाइबिलिटीज़ का हमारा पॉइंट है। अब उसके अंदर छोटा वाला ए बनाओ, पहले बड़ा वाला ए फिर छोटा वाला ए, उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना है अदर करंट लाइबिलिटी। दोस्तों ध्यान से, यहाँ करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या जाएगा हमारा,
अदर करंट लाइबिलिटी, ये जाएगा हमारा अदर करंट लाइबिलिटी। ये ऐसी लाइबिलिटी जो बहुत ही कम होती है, अदर करंट लाइबिलिटी। इसके लिए इसके अंदर भी आपको एक चीज़ लिखनी है, हालांकि कोई कैटेगरी नहीं बनानी। अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखो करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लिखो, कौन सा पेन इस्तेमाल करूँ, चलो यही कर लेता हूँ। लिखो करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। दोस्तों क्या बात समझ आ रही है? ये सर बात समझ आ रही है। ये इस टाइप से आपको ना ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब मैं कराऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल आपको जो मैं कराने वाला हूँ कि आपने जब शेयर इशू कर रहे हैं, अपने डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन के सारे आपको कराऊंगा, क्वेश्चन के सारे मैं आपको कराऊंगा, वरना ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। तो चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन खुद से फ्रेम करके देखता हूँ। ठीक है, और आप लोग बस ध्यान से, कुछ नहीं करना, कॉपी पेन वगैरह सब साइड कर दो, सिर्फ सुनते जाओ। मान लो ये मेरी विनोद सिंगला क्लासेस कंपनी है और ये हो आप हो बैंक मैनेजर। क्या हो आप? बैंक मैनेजर। किस बैंक के? HDFC बैंक के मैनेजर हो। मैंने आप लोगों से लोन लिया, कितने रुपए का लोन लिया है? मैंने आप लोगों से लोन लिया है आज 7 लाख रुपए का। कितने रुपए का लोन लिया है? 7 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है। अब होगा क्या, मैं आपको ना कुछ सिक्योरिटी रखवाऊंगा बदले में कुछ सिक्योरिटी मैं आप लोगों को रखवाऊंगा। पहले वाले केस में तो क्या है, मैं आपको कुछ सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखवा रहा, लेकिन ये पता तो रहता है ना भाई कि मैंने कुछ सिक्योरिटी में दिया क्या, ये तो पता रहता है ना। अब वो मेरी मर्जी है, मैं 7 लाख का मैंने लोन लिया, बदले में कितने की सिक्योरिटी रखवा रहा हूँ, चाहे मैं रखवाऊँ 50 लाख की, चाहे मैं रखवाऊँ 1 करोड़ की, तो मैं उससे मतलब नहीं है। मैं चाहे कितने की भी सिक्योरिटी यहाँ पर रखवाऊँ, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कितने की भी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये मानकर चलो कि जो मैंने लोन लिया है ना, पहले वाले केस में मैंने आप लोगों को 10 लाख रुपए की मैंने सिक्योरिटी रखवाई थी, ऐसा मान के चलो। ठीक है ना, मान के चलो। हालांकि फर्स्ट वाला केस में हम लोग कर रहे हैं तो इसकी कोई एंट्री वगैरह होगी नहीं, बस आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने 10 लाख की सिक्योरिटी वगैरह पे ये काम करवाया हुआ है। लेकिन पहले वाले केस में पता नहीं रहता हम लोगों को कि हम लोग को सिक्योरिटी वगैरह कितने की रखवा रखी है। पहले वाले में पता ही नहीं है मैंने सिक्योरिटी कितने की रखवाई है। तो बताओ केस 1 में आप क्या एंट्री करने वाले हो? आप केस 1 में क्या एंट्री करोगे? तो मान लीजिए अगर मैं केस 1 कर रहा हूँ तो उस केस में मेरी एक ही एंट्री बनेगी। एक एंट्री कौन सी बनेगी बताओ? सिर्फ लोन लेने की। कितने रुपए का लोन लिया आप लोगों ने? 7 लाख रुपए का। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए? 7 लाख रुपए। 7 लाख बस। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री कोई नहीं बनेगी, नो एंट्री फॉर कोलेटरल। मतलब आपने जो पैसे रखवाए 10 लाख रुपए, इसकी कोई एंट्री हमारी नहीं बनेगी। ये हो गया हमारा पहला वाला केस। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन ये हमारी सिर्फ एंट्री हुई है, अभी सीखना आप लोगों को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो लिखो आप लोग, अब यहाँ से लिखो आप लोग बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन लिखो। केस 1 की बैलेंस शीट, केस 1 की बैलेंस शीट। केस 1 की हमारी बैलेंस शीट क्या है, किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से आप लोग इसको प्रेजेंट करने वाले हो। तो फटाफट से आप लोग मेरे साथ डायग्राम बनाओ। डायग्राम क्या मतलब, एक बॉक्स बनाओ इस तरीके से। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स नोट नंबर और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का ये अमाउंट। बस पर्टिकुलर्स नोट नंबर, ये हो जाएगा आप लोगों का अमाउंट। ये लो, बस इतना ही करना है। पर्टिकुलर्स नोट नंबर और आपका रुपीज़। पर्टिकुलर्स नोट नंबर और अमाउंट। मुझे बताओ पहले आपको क्या लिखना है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है ना, E&L मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब आप लोगों ने लोन लिया है 7 लाख रुपए का, आपको पता नहीं पेमेंट कब करनी है, तो ये मान के चलना है आपका ये क्या है, ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आपको लिखना है, लिखो आपको यहाँ पर लिखना है, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल A, जिसके अंदर हमारा 1 नंबर का आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर छोटा वाला A आएगा, क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। आपको ये लिखना है। इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग के आगे आपको लिखना है नोट नंबर 1। क्या लिखना है? नोट नंबर 1। यहाँ पर कुछ अमाउंट आने वाला, वो कैसे आएगा आपको नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखाओ आप लोग नोट नंबर 1, ये बनाना है, ये आपको बनाना है। अब ये कैसे बनाओगे, इसके लिए क्या फॉर्मेट है, सिंपल है, ऐसे बॉक्स बना दो, या ऐसे क्लोज कर दो, और यहाँ पर बस अमाउंट के लिए ले लो, और ये हो गया हमारा ख़त्म, ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। बस आपको इतना ही करना है बस। क्या बात समझ में आ रही है? इतना ही करना है बस। अब यहाँ पर लिखो, पहले आपको किसका नोट बनाना है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का, तो यहाँ पर लिखो फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इसका बनेगा नोट नंबर 1। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, सिंपल आपको ये लिखना है, आपने लोन कितने का लिया,
आपने लोन लिया क्वेश्चन में 7 लाख रुपए का, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप लोग 7 लाख रुपए। किससे लिया आपने लोन? ये HDFC से, तो यहाँ पे लिखो लोन फ्रॉम HDFC, लोन फ्रॉम HDFC। कितने रुपए का? 7 लाख रुपए का। कितने रुपए का लोन लिया आप लोगों ने? 7 लाख रुपए का। बस आपको ना ब्रैकेट में दिखाना है, फर्स्ट वाले केस में भी दिखाना है कि जो ये लोन लिया है बदले में आपने जो सिक्योरिटी रखवाई है वो है कितने की। बस आप ये बता दो यार है कितने की, भाई ये तो बताना पड़ेगा ना। चाहे भले आप लोगों ने जो आपने सिक्योरिटी वगैरह आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने बस लोन लिया है, लोन लेने की एंट्री दिखाई है, लेकिन सामने वाला चाहता है आप लोगों से कितने रुपए की सिक्योरिटी रखवाना, 10 लाख रुपए की रखवाना चाहता है, तो दिखा दो भैया 10 लाख की सिक्योरिटी में आपने दिया क्या है उसको। तो ये आपने दिया है, आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर दिए हैं। और मैंने आपको बोला था ये जो डिबेंचर इशू करते हैं हम लोग जनरली हम लोग सिक्योर डिबेंचर इशू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो सिक्योर इश्यूड, यहाँ पे लिखो इश्यूड। मैंने कितने शेयर इशूड कर दिए, शेयर बार बार शेयर्स कर रहा हूँ, सॉरी। मैंने कितने डिबेंचर इशू करे हैं, ये आएगा 10,000। अगर 100 रुपये का एक है तो इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ परसेंट, मान लीजिए 12% डिबेंचर मैंने इशू करें, ठीक है ना। इशूड 10,000, 12% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस आपको ये लाइन लिखनी है, याद रहेगी। इशूड 10,000, 12% डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बस ये आपको जो अमाउंट निकल कर आया 7 लाख रुपए, इसको उठाओ और यहाँ पर आप लोग इसको रख दीजिए, यहाँ पर आप लोग इसको रख दीजिए। 7 लाख रुपए आपने लोन लिया तो यहाँ पर रख दीजिए। बस हो गया, खत्म हो गया, खत्म गाइस, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड वाले केस में क्या हुआ है? सेकंड वाले केस में कुछ नहीं है, आपने जो 7 लाख का लोन लिया वो तो दिखाना है यहाँ पर, वो तो आपको दिखाना है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये तो हमें करना ही करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया आप लोगों ने? 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का। बस आपको करना क्या है, आपने जो बदले में जो सिक्योरिटी रखवाई 10 लाख रुपए की, आपको इसकी भी एंट्री करके दिखानी है। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं? इसकी एंट्री जो करते हैं मैं दिखाऊंगा ब्लैक पेन से, कोई और पेन है नहीं, रेड पेन मेरा खत्म हो गया। तो यहाँ लिखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। कितने परसेंटेज डिबेंचर हमारा? 12% डिबेंचर मैंने इशूड कर दिया। कितने रुपए का मैंने रखवाया यहाँ पर? सामने जो मैंने सिक्योरिटी रखवाई कितने रुपए की रखवाई है? 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए ये एंट्री आपको करनी है। सर इस एंट्री का मतलब क्या है? इस एंट्री का वैसे एक्जैक्टली कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि डिबेंचर मेरा डेबिट है, डिबेंचर मेरा क्रेडिट है। ये हमारा ना अल्टीमेट देखा जाए ना तो डिबेंचर से डिबेंचर मेरा कट जाता है, डिबेंचर से मेरा जो डिबेंचर दोस्तों ये मेरा कट जाता है। कुल मिलाकर ये है कि इस एंट्री का ना कोई मेरा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इस एंट्री का नील इफेक्ट पड़ेगा, नील। इस एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये अमाउंट मेरा पूरा अमाउंट भी सेम, अमाउंट भी कट जाएगा और डिबेंचर से डिबेंचर भी हमारा कट जाएगा। सस्पेंस वर्ड बस इसलिए लगाया कि मुझे पता नहीं है कि इस वाले सामने वाली सिक्योरिटी में कब पे कर पाऊंगा या मैं इसकी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मतलब एग्जैक्ट आपको पता नहीं है कि आपने जो लोन लिया है 7 लाख रुपए का, बदले में आपने जो सिक्योरिटी रखवाई 10 लाख रुपए की रखवाई है, कि क्या ये सफिशिएंट आपकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये कम पड़ जाएगी, ज़्यादा पड़ जाएगी, कुछ आपको पता नहीं रहता। एक सस्पेंस बना रहता है, इसलिए आप लोगों ने डिबेंचर सस्पेंस वर्ड ऐड कर दिया। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, मतलब आप लोग अपने इस लोन की जो पेमेंट करने वाले हो इस 12% डिबेंचर से आप लोग पे करोगे। बस इसका मतलब ये होता है। हालांकि इस एंट्री का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, इसकी कोई जीरो एंट्री हो जाती है, बट आप ये सीखो प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेम आप लोग इसी तरीके से पूरा एक फॉर्मेट बना लो, सेम इसी तरीके से केस 2 लिखकर बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन प्रॉपर सेम लिख दो। बस 7 लाख की जगह यहाँ पर 7 लाख ही आने वाला है, लेकिन करना क्या है आपको, ये तो पूरा सेम बनने वाला है। आपको ये काम ही करो, बना ही देता हूँ यार, लो केस 2 बना ही देते हैं लोग फटाफट से। केस 2 लिखो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल है, आप लोगों को कॉलम क्रिएट करने हैं, इस तरीके से आपको कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक नोट नंबर, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, बस खत्म हो गया, हो गया, ठीक है जी। लिख लो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज़ लिख लो, इस बार रुपीज़ लिख लो, ठीक है। तो लिखो कैपिटल ए में इक्विटी एंड लायबिलिटी में, कैपिटल ए में इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर आएगा हमारा क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर छोटा वाला ए आएगा, क्या आएगा हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर हमारा बन जाएगा 1 और इसके आगे आपको कुछ अमाउंट लिखना है। हालांकि आपको पता है कि आपने जो लोन लिया है वो लिया है 7 लाख रुपए का, आपको पहले से ही मालूम है, बस आपको प्रेजेंट करना है इसको एक नोट नंबर 1 के साथ, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए इसका नोट, क्या लिख लो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पर, इसका नोट्स ये लिखने वाले हो। इसके लिए आपको पता है कॉलम किस तरीके से बनाने, इस तरीके से सिंपल, बस आपको अमाउंट वाला बना देना है, वही हो गया हमारा, बस हो गया, सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना, पहले से थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ठीक है, हो गया। यस सर, सर यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर रुपीज़ वगैरह, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर रुपीज़ वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 इसका बनाना, नोट नंबर 1 लिखो। ये नोट नंबर 1 का वो लिखो, फॉर्मेट क्या है हमारा,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर लिखो आप लोगों ने क्या लोन लिया है। सर मैंने लोन लिया है 7 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है। तो 7 लाख रुपए का लोन लिया है, किससे लिया है बताओ। लिखो पहले ए नंबर का पॉइंट लिखो। आपने लोन लिया HDFC से, तो लिखो लोन फ्रॉम HDFC। लिखो लोन फ्रॉम HDFC। कितने का लोन लिया है सर? 7 लाख रुपए का लिया है। बस खत्म हो गया। ये अपने अमाउंट उठाया, ये मेरा यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन तो हालांकि यहाँ पर खत्म हो गया, बट आपको एक बी पॉइंट और लिखना है जो ये दिखाएगा कि जो मैंने 7 लाख का लोन लिया है ना, इसके बदले में मेरी कुछ सिक्योरिटी गई हुई है जो कि मुझे कभी ना कभी वापस भी मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली जो मेरा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, वो मेरा पड़ेगा नील। क्या पड़ेगा उसका? मेरा इम्पैक्ट नील पड़ने वाला है। कुल मिलाकर ये कि हमारा जो अमाउंट जाने वाला दोस्तों, वो जाएगा हमारा 7 लाख रुपये ही जाएगा। ये हमारा नील हो जाएगा, अल्टीमेट हमारा नील हो जाएगा। तो बताओ बी वाले केस में क्या होने वाला है। बी वाले केस में मेरी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, और जो डिबेंचर इशू करें मेरी कंपनी ने, वो इशू करें 10,000 डिबेंचर इशू करें, और जो 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं ये मेरे करे हैं 12% वाले, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इशूड, लिखो इशूड, या नॉर्मल लिख दीजिए 10,000 कॉमा और 12% वाले डिबेंचर जो कि मैंने इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच। कितने के इशू कर रहे हैं ये? इनर कॉलम में आएगा 10 लाख रुपये, इनर कॉलम में आएगा 10 लाख रुपये, ठीक है ना। इसमें से आपको लिखना है लेस। क्या लिखना है? लेस। क्या लेस करना है? जो पैसा मेरा, जो मैंने ये इशू करा ना कोलेट्रल, ये मुझे वापस मिल ही जाना है। ये वाला पैसा मुझे वापस मिल ही जाना है, सीधी सी बात है। जो मैंने बदले में कार रखवाई उसके पास, वो कार मुझे वापस मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। तो लेस कर दो डिबेंचर सस्पेंस। सर सस्पेंस क्यों? क्योंकि ये नहीं पता आपको क्यों आपको वापस कब मिलेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लोन की पेमेंट वापस कब करने वाले हो, ये आपको पता होगा। इसलिए ये पैसा आपको वापस मिले। कुल मिलाकर पूरी गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। तो 10 लाख में से आपका 10 लाख गए, हमारा क्या बचेगा? अल्टीमेटली हमारा नील ही आने वाला है। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, बात समझ में आ गई है। मैंने कुछ नहीं करा सेकंड वाले केस में। यहाँ पर सिंपल है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जो कि आपका 7 लाख रुपये, इतने रुपये का आपने लोन लिया है। जो लोन लिया आपने, वो आपने अमाउंट यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया लोन फ्रॉम HDFC, हमारा अमाउंट आ गया। बी वाले केस में आपने इसके बदले में अगर कुछ रखवाया हुआ है सिक्योरिटी, तो पहले वो दिखाओ। हाँ सर रखवाया हुआ है, 10,000 हमारे डिबेंचर है, 12% वाले हैं। डिबेंचर 100 रुपये का एक है, तो 10 लाख रुपये का मैंने उसको, 10 लाख रुपये की मैंने कार रखवाई। ऐसा मान लो 10 लाख की मैंने कार रखवाई है, कार ऐसा मान के चलो 10 लाख रुपये की मैंने कार रखवाई है, और ये जो कार का पैसा है मुझे वापस मिल ही जाएगा। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख रुपये हमारा हो गए बराबर। कुल मिलाकर ये 7 लाख रुपये उठाओ और ये हमारा पैसा यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पढ़वाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट में कुछ लिखा हुआ है जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप लोगों के लिए नहीं है यार, ये मुझे पता नहीं करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, आपको सिलेबस का पार्ट तो है नहीं। यहाँ लिखा है सेकंड वाले केस में लास्ट में कह रहा है एज एंड व्हेन द लोन इज रीपेड। जैसे आप लोग लोन की रीपेमेंट कर दोगे तो कह रहा है बोथ द एंट्रीज पास्ड अबव आर रिवर्स्ड। उसको आपको रिवर्स कर देना है जैसे आप लोग लोन की पेमेंट कर दोगे। वो आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने जो 2 एंट्री करी है, आपको ना इन दोनों एंट्री को रिवर्स कर देना है। रिवर्स कैसे कर दोगे? आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, आपको लिख देना फिर उस वक्त 5 साल बाद क्या लिखोगे आप एंट्री? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके पीछे का लॉजिक भी है, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए आपको क्रेडिट से डेबिट करना पड़ेगा। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और आपसे पैसा जा रहा है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगली एंट्री ये आपने लिखी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, आपको इसकी रिवर्स एंट्री कर देनी। रिवर्स एंट्री क्या बनेगी? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये आपको एंट्री कर देना 10 लाख रुपये से। बस ये इन दोनों एंट्री को आपको रिवर्स कर देना है। कब? 5 साल बाद। अब यहाँ पर लिखवाने की जरूरत नहीं, आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ बुक वाला, ठीक है? चलो आ जाओ भाई, एक हम लोग बुक वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए मैं शीट चेंज कर लेता हूँ। और एक आपको काम की बात बताता हूँ। काम की बात ये है, आपको ये वाला नंबर फटाफट से सेव करना है 8447704343, और इस नंबर पर मुझे हाई करके भेज देना है, क्योंकि मैं 1000 बच्चों को दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। और इन बच्चों को प्रॉपर मैं संडे टू संडे जूम ऐप पर क्लास देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और अगर आप लोग चाहते हो मेरे कोर्स में ऐड होना, तो आप लोग मेरे कोर्स में ऐड हो सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ मात्र 999 रुपये पे करने हैं पर सब्जेक्ट। आपको जो पढ़ना है पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ने अकाउंट्स पढ़ो, बिजनेस पढ़ने बिजनेस पढ़ो। पर सब्जेक्ट आपका 999 रुपये आपको देना है। कब तक के लिए? 31 मार्च, जो भी आपका सेशन होगा, ठीक है? या जब तक कि आपके पेपर खत्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है? चाहे पूरे साल पढ़ो, चाहे 6 महीने पढ़ो। वैसे हमारा जो कोर्स है ये हमारा 6 मंथ का ही हमारा कोर्स है वैसे तो, ठीक है गाइज? तो आप लोगों से उम्मीद करी जा रही है आप लोग हमारे इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। फ्री वाले में ऐड हो जाना, ठीक है? जल्दी से। और पेड वाले में आपकी मर्जी, आपको पेड वाले में ऐड होना है तो हो जाओ। यहाँ पर आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट पेपर में हिट करते हैं, ठीक है? चलो भाई आ तो अब फटाफट से आ जाओ। एक आपको मैं कराता हूँ बुक वाला क्वेश्चन, ठीक है? फिर हम लोग इस वाले सेशन को रोकते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। फिर आपको अगली वाली वीडियो में कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलिए भाई क्वेश्चन कराता हूँ बुक वाला। कौन सा क्वेश्चन कराऊँ?
तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। एक्स लिमिटेड ने हेड मतलब पहले से था, हेड ध्यान से देखो, हेड ध्यान से दोस्तों, ध्यान से, हेड मतलब पहले से ही हेड लगने का मतलब दोस्तों ये है कि पहले से लोन था। ये हेड लगने का मतलब क्या है, पहले से ही लोन था 25 लाख रुपए का। फिर 11% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, ये आपके थे जो 25 लाख के आपका लोन था ना, उसके बदले में आपने 11% डिबेंचर इशू कर रखे थे, जो कि 1 अप्रैल 2017 को इशू कर रखे थे। अब ड्यूरिंग द ईयर इस साल क्या हुआ, कंपनी ने लोन और लिया है 5 लाख रुपए का। जब लोन लिया तो भैया बदले में कुछ और दोबारा से रखवाना पड़ेगा। तो 5 लाख का लोन लिया, किससे, पंजाब नेशनल बैंक से लिया है, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर ₹6 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। आपने 6 लाख के बदले, आपने 5 लाख के बदले में 6 लाख रुपए का आपने एज अ कोलेटरल आपने रखवा दिया। पास एंट्रीज, बस ये कह रहे हैं एंट्री करके दिखाओ इफ एनी। ऑल्सो शो द डिबेंचर्स और बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है। एंट्री कर, एक होता है एंट्री करने के लिए बोल रहा है, एक होता है एंट्री भी करके दिखाओ, बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, पहले वाला लोन 25 लाख का था और अब जो आपने लोन लिया 5 लाख का लिया, बदले में आपने 6 लाख की सिक्योरिटी रखवाई है। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, मैं बात समझ में आ गई है। हम लोग करते हैं इसको जल्दी से। चलो, तो पहले सर किस वाले केस से कराओगे आपको, फर्स्ट वाले मेथड से, सेकंड वाले से? अगर ऐसी वाली बात है आपको दोनों इसी में, मतलब इसी में दोनों मेथड सीखने हैं तो मैं दोनों करवाता हूँ। बस मैं ना प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, जैसे आपको फॉर्मेट सिखा दिया ना मैंने आपको, ये ऐसा ये वाला फॉर्मेट, ये दोबारा से बना के नहीं दिखाऊंगा। ये प्रॉपर ऐसे इस तरीके से बॉक्स वगैरह नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, मैं फटाफट से दैट सेट जल्दी से करा के दिखा दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो करते हैं पहले फर्स्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों हमारा? ये क्वेश्चन नंबर था, अरे कहाँ गया भैया, क्वेश्चन नंबर था 20। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। हम लोग करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड में क्या होने वाला, पहले फटाफट से लोन लेने की एंट्री बनाओ सर। वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। आपने कितने का लोन लिया इस बार? 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है। आप लोगों ने इस बार कितने का लोन लिया है? 5 लाख रुपए का। और फर्स्ट वाले मेथड में सेकंड एंट्री नहीं करनी होती, हमें नहीं करनी होती, नो एंट्री। आपको दिखाना नहीं है, बस खत्म। आपको यही एंट्री करके आपको खत्म कर देना है। अब आपको करना है बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो बैलेंस शीट में आपको पता है क्या लिखना होता है? बैलेंस शीट मैं दिखाऊंगा ब्लू पेन से, कैसे लिखते हैं आपको पता ही है। कैपिटल ए इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर 1 इक्विटी लायबिलिटी के अंदर आएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, फिर स्मॉल ए आएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग नोट नंबर हमारा 1 बन जाएगा। यहाँ पर आपका जाएगा अमाउंट, आपने कितना रुपए का लोन लिया है। दोस्तों होता क्या है ना, अभी आपको इस बार 2 कॉलम बनाने हैं। ये हमारा नोट नंबर 1 का बन जाएगा, एक आपका एक हमारा यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा। आपको ना 2 आपको बनाने हैं। सर 2 क्यों बनाने हैं? क्योंकि इस बार आपको ना पुराना वाला लोन भी दे रखा कि आपके पास पुराना कोई लोन चलते आ रहा था, तो पुराने वाले को हमेशा आप लोगों को लास्ट ईयर की जो भी फिगर होती है हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर को यहाँ दिखाते हैं, करंट ईयर को यहाँ दिखाते हैं। याद रखोगे आप लोग, प्रीवियस ईयर को यहाँ, करंट ईयर को यहाँ। प्रीवियस ईयर में आपका कितना लोन था? पहले आपका कितना लोन था? सर पहले हमारा था 25 लाख रुपए का, 25L का हमारा लाख था, इतने 25 लाख का हमारा पहले लोन था। और इस बार आपने कितने का लोन लिया? 5 लाख का। तो टोटल कितने का लोन हो गया हमारा? 25 और 5 कितना हो गया हमारा? 30 लाख का। तो करंट ईयर में आएगा आप लोगों का 30 लाख रुपए का लोन। क्या आएगा? 30 लाख रुपए का लोन। अब आपको जो बनाना है नीचे नोट, वो करंट ईयर का बनाना होता है। करंट ईयर का बनाना होता है, मतलब ये कि 30 लाख वाले के लिए आप लोगों को बनाना पड़ेगा, एक नोट बनाना पड़ेगा। नोट के लिए मैं नोट नंबर 1 लिख रहा हूँ बस, ठीक है ना, प्रॉपर मैं फॉर्मेट बनाकर नहीं दिखाऊंगा। नोट नंबर 1 बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको किस तरीके से लिखना है बताओ फटाफट से। आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है, नोट नंबर 1 बनाओ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर बनाओ आपने किससे लोन लिया है। आपने लोन लिया है ये उसका बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। लिखो लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, लोन फ्रॉम पंजाब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेशनल बैंक। आपने कितने का लोन लिया है? सर इस बार आपने लोन लिया था 5 लाख रुपये। कितने का लोन लिया था आप लोगों ने? 5 लाख रुपये का लिया था, 5 लाख रुपए का। इस बार आपने कितने का लोन लिया है? 5 लाख रुपए का लोन लिया। किससे? पंजाब नेशनल बैंक से। आपने कितने का लोन लिया? पंजाब नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए का लिया है, ठीक है, जिसके बदले में आप लोगों ने 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखवाई है। जब सिक्योरिटी रखवाते हो आप लोग तो एंट्री आप लोग नीचे क्या लिखते हो? इश्यूड। क्या लिखते हो आप लोग? इश्यूड। 6 लाख रुपए का आपने रखवाया डिबेंचर। तो 6 लाख रुपए का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने रुपए का एक है। 11% वाले, ये बात तो पक्की है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने रुपए का है। अगर मुझे नहीं पता रहता कितने रुपए का एक डिबेंचर है, आप लोगों का कितने रुपए का हमारा एक डिबेंचर कितने का है आपको नहीं पता, हम लोग फेस वैल्यू 100 रुपये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग? 100 रुपये। अब बताओ आप लोगों ने 6 लाख रुपए के रखवाए हैं, 6 लाख रुपए के रखवाए हैं, तो कितने आप लोग डिबेंचर इशू करेंगे? सर आपने इशू करेंगे फिर 6000। तो लिखो इश्यूड 6000, इश्यूड 6000 कोमा कितने परसेंट वाले हैं? 11% डिबेंचर। इश्यूड 6000 कोमा 11% डिबेंचर एट द रेट फेस वैल्यू 100 ईच। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब लिखो बी,
इसी में बी लिखो, पहले वाले केस में बी पॉइंट लिखो, पहले वाले केस में लिखो बी पॉइंट। इसमें पहला तो 5 लाख का लोन लिया, बदले में आपने 6 लाख की सिक्योरिटी रखवा दी। अब देखो आप लोगों ने पुराना वाला तुम्हारा लोन कितने का था, 25 लाख रुपये तुम्हारा पुराना वाला लोन था, 25 लाख रुपये का तुम्हारा पुराना वाला लोन था। इसके बदले में क्या लिखना है आपको, नॉर्मल लिखना है 11% डेबेंचर, 11% आपने डेबेंचर इशू करें, बस 11% डेबेंचर इशू करें। अब ये इसके बदले में अगर आपने कुछ रखवा रखा था तो मुझे बता दो, नहीं रखवा रखा था तो आप लोग मुझे वो भी बता दो। सर इसमें कह रहा था कि बस हम लोग ये डेबेंचर इशू करे थे, तो बस खत्म, इतना खत्म करके ना इसको खत्म कर दो, हो गया बस। इसका कुछ नहीं लिखना, इसके आगे लिखना है 5 लाख के बदले आपने 6 लाख के डिबेंचर इशू करें और 25 लाख के बदले आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखोगे। क्या बात क्लियर होगी? ये सर क्लियर होगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड वाले केस में क्या होने वाला है, सेकंड वाले केस में आप एंट्री तो करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, आप ये एंट्री तो करोगे। कितने रुपये का लोन लिया था, 5 लाख रुपये का लोन आपने लिया था, 5 लाख रुपये का आपने लोन लिया था। और फिर आप उसको सेकंड एंट्री करते हो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट वाली, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो जाएगी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और ये इसमें बदले में आपने 5 लाख के बदले में आपने कितने के आपने वो रखवाए हैं, सिक्योरिटी कितने की रखवाई है आपने, रखवाई थी 6 लाख रुपये। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बुक में नहीं, आंसर शीट में नहीं है, क्वेश्चन बुक में 6 लाख के आपने बदले में सिक्योरिटी रखवाई है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बातों में समझ में आ रही है। बस अब तुम्हें इसकी बनानी है बैलेंस शीट, इसकी बनानी है आप लोगों को बैलेंस शीट। तो लिखो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। क्या लिखने वाले आप लोग, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो बनाओ, इसकी बनाओ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। क्या बनानी, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो आपको सिंपल वही करना है, कुछ नहीं करना। तो आपको पहले लिखना कैपिटल ए में लिखना, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, और नोट नंबर 1 लिखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में स्मॉल ए बनाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और नोट नंबर हमारा बन जाएगा 1। और सेम आपको 2 कॉलम बनाने हैं, क्योंकि इसमें आपका प्रीवियस ईयर भी लग रहा है, इसमें आपको करंट ईयर भी लग रहा है, जिसमें आपको साफ साफ मालूम है 25 लाख रुपये का लोन पहले था और इस बार हमारा 30 लाख रुपये का लोन हो गया है। कुछ नहीं करना इस बार, 25 लाख का लोन था, 30 लाख रुपये का हमारा लोन इस बार हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसका बनाना आप लोगों को एक नोट। क्या बनाना है आपको, इसका एक नोट बनाना, नोट नंबर 1, ये वाला बनेगा नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1 हमारा बन जाएगा, नोट नंबर 1 हमारा इसमें बन जाएगा, ठीक है। नोट नंबर हमारा 1 इसके अंदर बन जाएगा। अब इसमें क्या लिखना है आपको, इसका बनाना है लॉन्ग टर्म बोरिंग। आपको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको लॉन्ग फॉर्म लिखना है, ठीक है ना। आपने करा क्या है सर, पहले आपने 25 लाख रुपये का लोन लिया था, तो आप लिखो यहाँ पर 11% डेबेंचर आपने इशू करे थे। कितने रुपए के आपने 11% डेबेंचर इशू करे थे सर, ये आपने 25 लाख रुपये का लोन लिया था। आप इसमें कॉलम बना लेता हूँ, इसमें आप लोगों के लिए कॉलम बना के दिखाता हूँ। ये देखो फटाफट से कॉलम बना देता हूँ, जल्दी से, कुछ नहीं करना, फटाफट से कॉलम बना दिया। 11% आपने डेबेंचर इशू करे थे, वो थे आपके 25 लाख रुपये के, वो थे आपके 25 लाख रुपए के थे। और इस बार आपने क्या करा है, इस बार आपने 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करें दोबारा से, बैंक लोन लेकर आपने दोबारा से कितने रुपए के इशू करें, इस बार 5 लाख रुपए का आपने डिबेंचर इशू कर दिए। तो टोटल हमारे कितना हो गई, 30 लाख रुपए। बस ये हमारा उठ के इधर चले गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। बस आपको प्रेजेंट थोड़ा सा करके दिखाना है, प्रेजेंट कैसे करना है। देखो प्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल है। आपने जो इस बार बैंक से लोन लिया है, इस बार आप लोगों ने जो 5 लाख रुपए का लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, वो अपने यहाँ दिखा दिया। अभी करना क्या है, इसके बदले में अगर आपने कुछ सिक्योरिटी रखवाई है तो उसको लेस करके दिखा दो, पहले ऐड करके दिखा दो, फिर उसी को आप लेस करके दिखा दो। पहले ऐड करके दिखा दो, फिर दोबारा से उसी को ही लेस करके दिखा दो। मुझे एक बात बताओ, 5 लाख के बदले में आपने कितने की सिक्योरिटी रखवाई है सर, 6 लाख की। और 25 लाख के बदले में कितने की रखवाई थी सर, इसका तुम्हें पता ही नहीं है, इसका तुम्हें पता ही नहीं है। अगर आपको इसका नहीं पता ना, तो आप ये मान के चलो 25 लाख के बदले में 25 लाख रुपए की ही सिक्योरिटी रखवाई होगी। आप ये मानकर चलना, यही मान के चलना। तो 25 लाख के बदले में 25 लाख ये हो गए, और 5 लाख के बदले में 6 लाख आपको मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम नहीं है। इसमें आपने एजम्पशन लगा ली है, इसमें आपको मतलब मालूम ही है। तो 25 लाख के बदले में 25 लाख और 5 लाख के बदले में 6 लाख हमारा है ही है। तो 25 लाख और 6 लाख हमारे कितना हो गए, ये हो गए हमारे 31 लाख। तो 11% डिबेंचर में हमारे कितना हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे 31 लाख। तो 31 लाख, 31 लाख के मतलब मैंने सिक्योरिटी रखवाई हुई है, जिसमें आपको पता कितने की है सर, हमें पता है 6 लाख की पता है। तो लेस कर देंगे हम लोग 6 लाख, लेस कर देंगे इसमें से हम लोग 6 लाख की हम लोग सिक्योरिटी इसमें से लेस कर देंगे। तो हमारा जो निकल कर आएगा वो हमारा क्या निकल कर आएगा, 25 लाख निकल कर ही आएगा दोस्तों। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। आपने जो बैंक लोन लिया है फ्रॉम, वो दिखा देना, फ्रॉम किससे लिया था, फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। और इस 5 लाख के बदले आपने 6 लाख की सिक्योरिटी रखवाई है, तो वो भी आप दिखा देना यहाँ पर, इशूड करके दिखा देना। इशूड 6 लाख की है ना, तो इसका मतलब है कि 6000, इसका मतलब है कि इशूड 6000,
100 ईच 11% डिबेंचर। बस आपको ये दिखा देना है। क्या बात समझ में आ गई? 5 लाख के बदले में आपने 6 लाख की सिक्योरिटी इशू करी, आपने वो दिखा दिया ब्रैकेट में। और ये 25 लाख के बदले में 25 लाख की सिक्योरिटी तुम्हारी थी, पहले थी। सर कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? नहीं लिखा ना, तभी तो कह रहा हूँ एजम्पशन होती है। 25 लाख के बदले में 25 लाख वो और 6 लाख की हमारी होगी। टोटल हमारी कितनी होगी है? टोटल होगी हमारी 31 लाख। 31 लाख में से आपको वो वाला लेस करना है जो आपको पता है। पता कितनी आप लोगों की? सर 6 लाख की आपको पता है, साफ साफ पता है। इसको लेस कर तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा? 25 लाख निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं भी आ रही ना तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर देना, आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ गई। एक काम करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सर होमवर्क है हमारा। होमवर्क में 20 तो मैंने करा ही दिया ना, 21 आपका होमवर्क है, ठीक है। 22 स्टार लगा रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला मैं करवाता हूँ, इस वाले में करना क्या है? क्वेश्चन देख लो फटाफट से। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, उसके बाद आपका ये खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा ये रह जाएगा, ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क, ये रह जाएगा आप लोगों का होमवर्क। कोई दिक्कत आएगी बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इश्यू 6% डिबेंचर मैंने इशू करे हैं। ये 3 केस हमारे बन रहे हैं। पहला मैंने 4 कैश 90% इशू करा है, 6000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक। दूसरा मैंने 1100 डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये का एक है। ये मैंने क्रेडिटर को इशू करे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मशीन खरीदी है। कितने रुपए की? 1 लाख की। 1 लाख की मशीन के बदले में 1100 मतलब 1,10,000 का डिबेंचर दे रहा हूँ, मतलब 10,000 डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, मैं 10,000 डिस्काउंट पर दे रहा हूँ, तो मेरा लॉस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि 100 का डिबेंचर 90 में इशू करा है तो 10% मेरा ये लॉस हो जाएगा। ये सब डिस्काउंट में जाने वाला है। और अगला केस है कि बैंक से लोन ले 7 लाख का, बदले में मैंने सिक्योरिटी रखवाई है कितने की? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 लाख की मैंने रखवाई सिक्योरिटी, ठीक है। कह रहा है कि लास्ट में कह रहा है कि इंपॉर्टेंट एंट्री कह रहा है कि फर्स्ट वाले इशू में और सेकंड वाले रिडीम में, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में जो मेरा लॉस हुआ है डिस्काउंट वाला, वो मैं हर 5-5 सालों में ना उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, एंट्री करके दिखाओ, फर्स्ट ईयर की करके दिखानी, बस चिंता नहीं करनी यार। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको अलग पेज में करा दूँ? सर मर्जी है, पहले मैं देख लेता हूँ पेज हमारे बचे कितने हैं। मेरे को लगता है कि यार मुझे इसी पे करवा देना चाहिए, क्योंकि ना पेज ना मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो मैं इसी पे कराऊंगा, चाहे छोटा छोटा करवाना पड़ जाए। दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, प्लीज़ 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 एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। सर इतना भी एडजस्ट मत कराओगे, आप ऊपर लाइन के ऊपर चढ़ा दिया। अरे भैया थोड़ा सा यार माफ़ी चाहता हूँ, करो 11 क्वेश्चन। तो मैं 2 लाइन में करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में क्या है कि वो कह रहा है कि मैंने इशू करे हैं 90% पे इशू करें और 6000 डिबेंचर है, 100 रुपये की फेस वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास पैसा आएगा, आपने इशू करा तो पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इकट्ठा पैसा आ गया, मेरे को पता नहीं है ना पैसा कैसे कैसे आ रहा है, कितना कितना पैसा आ रहा है बताओ। ये आपके पास आ रहा है 6000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, 90% पे आ रहे हैं। तो 6000 डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये का एक है और मल्टीप्लाई 90% पे आ रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 6 लाख का 90% कर देना, ये आएगा 5,40,000, 5,40,000। क्या बात समझ आ रही है? 5,40,000 ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। अब क्या है सेकंड एंट्री में इसको आपको ट्रांसफ़र कर देना है, इसको आपको ट्रांसफ़र कर देना है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 मिनट, आपने डिस्काउंट पे इशू करा है ना, तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, मतलब परसेंटेज कितने परसेंट है? 6%। ये तो बहुत कम हो गया यार, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो बताओ वैसे कितना है हमारी फेस वैल्यू? यहाँ पर फेस वैल्यू जाएगी तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 6 लाख रुपये, मतलब 6 लाख रुपये। और यहाँ पर जाएगा ये 5,40,000 और यहाँ पर कितना जाएगा? 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 60,000। कितना जाएगा हमारा? 60,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। चलो उसके बाद करते हैं हम लोग अगला पॉइंट, सेकंड केस करते हैं। हमारा फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस की 2 एंट्री थी, अब करते हैं सेकंड केस करते हैं। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि मैंने 1100 डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये का एक है, मैंने क्रेडिटर को इशू करें क्योंकि मैंने उससे 1 लाख की मशीन खरीदी है। 1 लाख की मशीन खरीदी है तो पहले मशीन ले लेते हैं वेंडर से, 1 लाख की बदले मशीन ले लेते हैं। पहले हम लोग अपने वेंडर से मशीन ले लेते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू किससे ले लेते हैं? वेंडर से, टू वेंडर
अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख रुपए, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख रुपए। ये हमारे सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री है और इस सेकंड केस की हमारी सेकंड एंट्री बनने वाली है अब। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1 लाख रुपए। अब हम लोग वेंडर को पेमेंट करेंगे 1 लाख की, लेकिन बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको, हम उसको दे रहे हैं सर बदले में 1100 डिबेंचर दे रहे हैं। तो पागल हो गया है क्या, 1 लाख के बदले में 1100 डिबेंचर दे रहा है, मतलब 1,10,000 रुपये का दे रहा है। अरे सर इसलिए देना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, डिस्काउंट पे इशू करना पड़ रहा है। अच्छा तो पहले बताओ वेंडर को देने कितने हैं। सर वेंडर को देने ही 1 लाख। अच्छा ठीक है, वेंडर को 1 लाख देने, बदले में तूने भैया 6% डिबेंचर इशू करें, 6% डिबेंचर इशू करें। कितने रुपए की करें तूने, ये कह रहा है कि मैंने सर इशू करें 1100 करें 100 रुपये के हिसाब से, मैंने 1100 करें @ 100 रुपये के हिसाब से, मतलब है कि 1,10,000 के इशू करें, 1,10,000 इसकी इशू करें और 1 लाख की मुझे पेमेंट ही करनी थी, मतलब 10,000 मैं लॉस पे कर रहा हूँ। लॉस का मतलब होता है ये होगा हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ गई है। अब करते हैं थर्ड केस और लास्ट केस करते हैं, और उसके बाद एक एंट्री और मांग रहा है आप लोगों से, वो भी कर देंगे ठीक है। तो थर्ड केस कह रहा है मैंने बैंक से लोन लिया 7 लाख रुपये का, बैंक से मैंने लोन लिया है 7 लाख रुपये का। तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए का लोन लिया आप लोगों ने, 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का लिया है और बदले में कह रहा है कि मैंने 10 लाख रुपए का मैंने मतलब 10,000 मैंने डिबेंचर इशू करवा दिए हैं, रखवा दिए हैं, ऐसे कोलेटरल रखवा दिए हैं। तो कोलेटरल की एंट्री आपको पता ही है, ये हमारी थर्ड केस की फर्स्ट एंट्री है, थर्ड केस की हमारी सेकंड एंट्री है। तो बताओ कोलेटरल की एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 10 लाख रुपये। कितने रुपये, 10 लाख रुपये। कैसे आया, ये आप लोगों ने इशू कर दिया 10,000 डिबेंचर @ 100 रुपये का एक है, @ 100 रुपये का एक है। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ गई है। अब आप लोगों ने एक लास्ट एंट्री करनी है, वो क्या करनी है, लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है जितने भी इन तीनों केसों में आप लोगों ने डिस्काउंट पे इशू करा है, कंपनी उसको रिकॉर्ड करती है अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। आपने कितना डिस्काउंट पे इशू करा है, एक आपने ये करा डिस्काउंट पे 60,000, एक आपने ये करा डिस्काउंट पे इशू जो कि आप लोगों का 10,000। तो 60,000 और 10,000 कितने हो गए हमारे, 70,000। 70,000 हमारे हो गए। मुझे बताओ 70,000 रुपये आपका लॉस हुआ है और कंपनी कह रही है ये हमारा लॉस 5 साल का है, ये हमारा लॉस कितने साल का है, 5 साल का। तो मुझे बताओ मैं हर साल अगर मैं डालूं, खर्चे में डालूं हर साल, तो कितने जाने चाहिए, तो 14 5 70, मतलब कंपनी कह रही है मैं हर साल 14,000 रुपये रिकॉर्ड करती हूँ अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। तो इसको आपको रिकॉर्ड करके था ना, इसकी यही की एंट्री बनती है, थर्ड नंबर की एंट्री बनेगी। थर्ड नंबर कितनी लास्ट एंट्री बनेगी, इसकी लास्ट एंट्री है, इसकी लास्ट एंट्री बनेगी आप लोगों की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये क्या था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना आने वाला हमारा ये, 14,000 रुपये। क्या गया, इस बात समझ में आ गई, ये सर बात समझ में आ गई। दोस्तों मेरे फ़ोन का हो गया स्पेस खत्म, मुझे फटाफट से वीडियो खत्म करनी होगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप लोगों को होमवर्क में मैंने आपको जितने क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को करके आने हैं, आपको कोई होमवर्क नहीं है। और जो हमारा अगला पार्ट आने वाला है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसा क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर आता है, तो आपको जरूर आपको उस वाले पार्ट में मिलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइस आप लोगों का कोई होमवर्क नहीं है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप लोग मुझे फटाफट से व्हाट्सएप पढ़ाई करके भेज दो, मैं आप लोगों का व्हाट्सएप पर इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि 1,000 सीट है बस हमारे पास, मात्र 1,000 सीट है, कोई भी इसके अंदर आ सकता है। फटाफट से आ जाओ भैया, कहीं पता चले कि आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है ना, सीट्स फुल हो जाए, दिक्कत हो सकती है कुछ भी, तो जल्दी से आ जाओ, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो, हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CA में या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा।
क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से। इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पे ना कॉल करनी है, या इस दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।